वो हमारा है जी, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स, डीप कॉपी शैलो कॉपी के बारे में मैंने आपको काफ़ी कोशिश की कन्विंस करने की कि उसको अच्छी तरह समझें। आज का टॉपिक जो है वो इसी तरह से ही बड़ा एक मेजर टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है डीस्ट्रक्चरिंग। डीस्ट्रक्चरिंग क्या है? स्प्रेड ऑपरेटर का हम पहले देख चुके हैं, याद है, डॉट 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 और रेस्ट ऑपरेटर, इन पे आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, करने में तो 2 मिनट का काम है, एक एक लाइन में बता दें, लेकिन आज पूरा लेक्चर इनके नाम होगा, बल्कि एक भी कवर कर लें बड़ी बात। इफ़ यू वांट टू कवर इट इन फुल डेप्थ फ्रॉम एवरी एंगल, तो ये वो फीचर्स हैं जो रिएक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, इसलिए इनको अच्छे तरीके से समझना है। नॉट ओनली रिएक्ट, रादर कोई भी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट बेस्ड सिंटैक्स है, क्योंकि ये सिंटैक्स पहले नहीं था। जो 2015 में ES6 आया उसके बाद ये सारा सिंटैक्स ऐड किया गया। अब जो हम फीचर्स पढ़ रहे हैं ये यानी जो जावास्क्रिप्ट के इनिशियल कंपाइलर्स थे उनमें मौजूद नहीं थे। बेसिक आइडिया डीस्ट्रक्चरिंग का बड़ा सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज अगर हम प्रीवियस ही ले लें, नवंबर के ही ना, प्रीवियस ही हम ले लें, लाइक ये एक यस सिंपल ऑब्जेक्ट पहले लेते हैं। वी शुड स्टार्ट विथ सिंपल एंड मेक इट कॉम्प्लेक्स स्टेप बाय स्टेप। प्रोडक्ट इक्वल टू, तो ये जो है ये आ गया जी हमारे पास एक प्रोडक्ट, राइट। इंटेंट नाउ मज़ा नहीं आता, पता नहीं आप लोग कैसे लिख लेते हैं, हालांकि टाइम लगता है। जब तक डाइसली डेड स्पेसिंग ना हो तो आपको लिखने में ही नहीं मज़ा आता है। मतलब आप जहाँ पे अपनी हैबिट है ना सेट कर लें, ठीक है जी। आल्दो सेव करें बाद में ऑटो भी कर देगा, बट इफ़ इट्स नाइसली फॉर्मेटेड इट लुक्स गुड। अगर आपने देखिए प्रॉपर्टी का नाम है जिस तरह ये प्राइस, तो मैं एक वेरिएबल अगर बना लूँ यहाँ पे प्राइस का, राइट, ये शुक्र है, और इसकी प्राइस प्रोडक्ट की प्राइस से ही मैं इनिशियलाइज करना चाहूँ तो आई विल राइट प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ओके, अब दो प्राइस के वेरिएबल, एक ये है जो बेसिकली इस प्रोडक्ट के मेमोरी स्पेस पे है, प्रोडक्ट डॉट प्राइस करके रेफर होगा। एक ये मैंने जो ग्लोबल स्कोप में बनाया ये डायरेक्टली प्राइस हो, यानी सेम स्कोप में दो वेरिएबल नहीं हो सकते सेम नेम के। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट एक्स इज इक्वल टू 10 और फिर एक और लिखूँ लेट एक्स इज इक्वल टू 10, इट विल गिव मी एन एरर कि एक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। एक ही दोनों स्कोप, लेकिन हो सकता है कि एक एक्स में यहाँ बना दूँ, प्रॉपर्टी है वो, और एक एक्स में बाहर बना दूँ, ये वैलिड है क्योंकि ये एक्स डिफरेंट है इससे। ये प्रोडक्ट डॉट करके हमेशा एक्सेस होना है, जब डायरेक्ट लिखूंगा तो वो ये एक्सेस हो, यानी डिफरेंट अगर स्कोप में है, डिफरेंट ब्लॉक्स में है, तो फिर सेम नेम के हो सकते हैं। जिस तरह आमतौर पर आप देखें रियल लाइफ में भी एक ही घर में नहीं पेरेंट दो बच्चों का नाम एक ही रखते, लेकिन मुख्तलिफ घरों में सेम नेम के हो सकते हैं कि एक घर में अली है दूसरे घर में भी अली हो सकता है। ठीक है जी, तो आइडेंटिफाई करना है ना वेरिएबल के थ्रू, यू व्हेन यू विल कॉल, तो पता कैसे चले किसको कॉल करना। तो डिफरेंट स्कोप में डिफरेंट नेम। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट, अगर मैं लिखूँ तो ज़रा भूल जाइएगा, अभी अभी पाइथन की क्लास हुई है, कंसोल डॉट लॉग की जगह उसमें हम क्या लिखते हैं, प्रिंट। तो अक्सर उसके एक दो लाइनों में शुरू में कंसोल डॉट लॉग वहाँ लिख देता हूँ। आपसे पहले पाइथन की क्लास होती है और विदाउट एनी ब्रेक फिर वो स्टार्ट हो जाती, 2:30 से 4 उनकी होती, फिर 4 से ऑनवर्ड आप। ओके, कंसोल डॉट लॉग प्राइस, और अगर हम यहाँ से इसको करें जी प्रिंट, नोड कौन सा आ गया जी, 19,
50,000। और अगर आप जो है वो जो इनसाइड ऑब्जेक्ट है उसको लिखें तो प्रोडक्ट डॉट प्राइस होगा। ये जो है वो जस्ट टू मेक द थिंग्स क्लियर। इसी तरह से अगर आप इसमें इसका आईडी सेव करना चाहें, प्रोडक्ट, इफ यू मेक अ न्यू वेरिएबल आईडी बेस्ड ऑन दिस प्रोडक्ट डॉट आईडी, तो ये जो दो लाइनें आप लिखते हैं ना, इन शॉर्ट जो हम करना चाह रहे हैं, ये दो लाइनों को एक लाइन में लिख सकते हैं, दो स्टेटमेंट्स को एक ही स्टेटमेंट में। लाइनें में तो आप कह सकते हैं जी ये ले एक लाइन में हो गया, दो स्टेटमेंट्स है ना, एक ही स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। यस, आई थिंक एरे में। नहीं, अरे नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है डीस्ट्रक्चरिंग का। कैसे लिख अच्छा, सकते हैं? देखें जी, हम राइट हैंड साइड पे अब देखें जी, एक ही नाम लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम, प्रोडक्ट। अब हम कहेंगे प्रोडक्ट में से एक्सट्रैक्ट कर लो दो वेरिएबल आईडी और प्राइस। सो ये लाइन नंबर 13 इज इक्वल टू दिस टू, यानी प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट में से एक्सट्रैक्ट कर लो आईडी, और ये लेट का मतलब है न्यू आईडी वेरिएबल बनाओ, लेकिन इसकी वैल्यू इस प्रोडक्ट में से एक्सट्रैक्ट कर लो। प्राइस न्यू वेरिएबल बनाओ, तो ये जो कर्ली ब्रेसेस यहां पे लगाई है ना, इसका मतलब ये नहीं है ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ राइट हैंड साइड पे जो ऑब्जेक्ट है वहां से इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो अगर इसके बाद आप कंसोल डॉट लॉग में ये लिखें आईडी कॉमा प्राइस, तो इनकी वैल्यू वही प्रिंट होगी जो कि ऑब्जेक्ट में है, क्योंकि वहां से ये इनिशियलाइज हुए 1 और 50 ऑब्वियसली डायरेक्ट। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज डीस्ट्रक्चरिंग। आप कहेंगे जी बड़ा सिंपल सी ये तो बात है, और डेफिनेटली है भी इतनी ही बात। When you have a memory reference and you want to make new variables based on that, तो ये डीस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट कहलाती है कि आप असाइन कर रहे हैं वैल्यूज बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग वंस। क्लियर होगी बात? इसी तरह से अगर आपके पास अरे होगी, अरे और ऑब्जेक्ट एक जैसी फंक्शन। अच्छा, इसमें थोड़ी सी और डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं, डीस्ट्रक्चर वैसे से क्यों कहते हैं? स्ट्रक्चर होता है किसी में आप ब्लॉक बनाते हैं, यू वांट टू ग्रुप समथिंग एज वन यूनिट, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। डीस्ट्रक्चर का मतलब स्ट्रक्चर में से कोई चीज निकाल रहे हैं, जिस तरह दीवार है वहां से ईंट निकाल रहे हैं। ये आईडी कहां से निकल रहा है, मतलब ये नहीं कि यहां से डिलीट हो गया, यानी इसकी वैल्यू कहां से आ रही है, इसी में से ही एक्सट्रैक्ट कर। अब लैंग्वेजेस देखिए एक जैसी है सारी। पाइथन में इसको एक्सट्रैक्ट, नाम ही एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट करना, जबकि जावास्क्रिप्ट इसे क्या कहता है? डीस्ट्रक्चर करना, कि स्ट्रक्चर को वापस तोड़। मतलब इन अ सेंस ये ऑब्जेक्ट डज नॉट डिस्टॉर्ट, ये वही रहेगा लेकिन इनिशियलाइजेशन। अच्छा जी, अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी, कोई एक भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं जो उसमें है ही नहीं, लाइक क्वांटिटी, और इसको डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं क्वांटिटी को, दैट डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर यहाँ पे वो लेट किया है तो वेरिएबल तो बन गया, लेकिन यहाँ से इनिशियलाइज नहीं हो सका। इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है जिसका नाम क्वांटिटी होगा। तो जब इनिशियलाइज ना करें, तो इनिशियलाइज ना करना एरर नहीं है, आपको पता है जावास्क्रिप्ट में किसी भी वेरिएबल को ना इनिशियलाइज कर सकें तो वो किससे इनिशियलाइज हो जाता है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, तो यू विल गेट अनडिफाइंड। ओके, अब इस चीज में भी आपने क्वांटिटी ओके जो है उसको 2 से डिवाइड करके शो करते हैं हाफ, तो अब क्या आएगा वैसे, क्योंकि ये तो अनडिफाइंड है, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? अनडिफाइंड पे कोई भी आप ऑपरेशन करें तो वो लीगल अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं है, तो वो बेसिकली फिर आपको नॉट अ नंबर देगा। अनडिफाइंड, इट्स नॉट अ नंबर, NaN, ठीक है जी। सो इट्स नॉट अ वैलिड नंबर व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू।
अच्छा, इस तरह के एरर्स से बचने का तरीका क्या होता है? सेफ कोड लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप जो है वो एक और काम कर सकते हैं। पहले तो ये आपने देख लिया कि ये क्या आएगा, ये अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को आगे यूज़ करना अक्सर ही रिस्की होता है, तो उसके लिए बेहतर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्या है कि आप उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दें। कि अगर प्रोडक्ट में से इस नाम की वैल्यू डीस्ट्रक्चर करो और अगर नहीं है एग्जिस्ट करती तो उसको जीरो से इनिशियलाइज कर दो, डोंट लीव इट ऑन अनडिफाइंड। तो उसके लिए बड़ा आसान है कि आप अंदर लिख दें इक्वल टू जीरो। राइट इन दिस वे इट मीन्स के प्रोडक्ट में से क्वांटिटी को डीस्ट्रक्चर करो और अगर नहीं तो ये सारा इफ एल्स इसके अंदर खुद ही लग गया। इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट तो इनिशियलाइज इट जीरो, और 0/2 जो है फिर एन नहीं आएगा, प्रॉपर एक नंबर आएगा कि जीरो है। आप इसको डिवाइडेड बाय 2 हटा के भी देखें तो व्हाट यू आर गेटिंग इज अ जीरो। तो डिफॉल्ट वैल्यू वाइल डीस्ट्रक्चरिंग आप डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। और अगर आप ये क्वांटिटी क्रिएट कर दे उधर, अगर क्वांटिटी होती लाइक इसकी वैल्यू 99 कर दें, तो फिर यहाँ पे डी स्ट्रक्चर होके क्या आ जाता 999, ये जीरो से इनिशियलाइज नहीं होता। ठीक है जी। तो जीरो से तभी इनिशियलाइज होगा अगर ये अनडिफाइंड है, यानी वहां से रिट्रीव नहीं हो रहा। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि आपने डी स्ट्रक्चर तो कर लिया, रीनेम करना, while restructuring rename, while restructuring you can give default कि आप में भी क्वांटिटी को वहां से डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं 999, लेकिन आगे आप इसको में भी शॉर्ट कोई एब्रीविएटेड नेम है जो आगे यूज किया हुआ है, QTY क्वांटिटी का एक शॉर्टकट है, तो यू कैन इवन रीनेम इट। तो रीनेम करने के लिए कॉलन एंड QTY, विच मीन्स कि इस प्रोडक्ट में से इस नाम की प्रॉपर्टी डीस्ट्रक्चर करो, एक्सट्रैक्ट करो, और उसको आगे सब्सिक्वेंटली मैं QTY के तौर पर रेफर करूंगा। ठीक है जी। सर ये अरे में भी इसी तरह काम करे? अरे में भी बिल्कुल, अरे के साथ में सारे एग्जांपल डेमोंस्ट्रेट करते हैं। तो यहाँ पे इवन यू कैन सी के यू कैन रीड एंड यू कैन कंबाइन बोथ एज वेल, लाइक इन दोनों को कंबाइन करना हो। ठीक है जी, इन दोनों को कंबाइन करना हो कि आप डिफॉल्ट प्लस रीनेम कि क्वांटिटी को डीस्ट्रक्चर करें एंड नेम इट एज QTY एंड इफ डज नॉट एग्जिस्ट इनिशियलाइज विद जीरो। ठीक है, यू कैन एक्चुअली व्हाट यू कैन परफॉर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब यहाँ पे QTY जो है वो क्या होगा 99, और अगर मैं यहाँ पे ये क्वांटिटी को ख़त्म कर दूँ, कमेंट कर दूँ, तो अब ये QTY की वैल्यू 0 से आ जाएगी। और अगर आपने ये नहीं दिया होगा तो क्या होगी अनडिफाइंड। ठीक है जी। अगर हमने उसकी वैल्यू चेंज करी 99 की, वो आप कर सकते हैं, वो अलग वेरिएबल पे आ गई। आप QTY एक सिंपल वेरिएबल है, आप इसको जो मर्जी जो है वो करेंगे इस तरह नहीं होगा। मतलब आपने इक्वल टू 0 किया था तो वो 0 नहीं पिक करेगा कि भाई क्वांटिटी को 0 कंसीडर करें। नहीं, इक्वल टू 0 वो कंडीशनल है। ये जो इसके अंदर लिखा जाता है, यूं समझ लो इसके अंदर खुद ही इफ एल्स लगी हुई थी। इफ क्वांटिटी डज नॉट एग्जिस्ट देन मेक इट 0। तो ये कंडीशनल इनिशियलाइजेशन है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह ना पढ़ें जैसे ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है कि इसको 0 कर दो, नहीं, ओनली इफ डज नॉट। तो कंपाइलर देखता है कि ये इक्वल टू इसमें लिखा है डीस्ट्रक्चरिंग का उसने कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गई? 0 की जगह हम स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। यस यस यस, लाइक आप यहाँ पे कर सकते हैं नो या नो इन्फो ऑफ स्टॉक या स्टॉक अनअवेलेबल। ठीक है जी।
कुछ भी आप लिख दे यार, ये ले, मैं बल्कि इधर ही लिख देते हैं, इधर ही लिख देते हैं कुछ भी, ओके राइट। और अगर ये वैल्यू होगी, वो स्ट्रिंग में आप इनिशियलाइज कर रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नंबर जो आएगा 99। लेकिन इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेड वे। हमेशा उस डेटा टाइप को नहीं लूज करना आपने। इफ यू इंटेंड टू यूज, इफ यू एक्सपेक्ट कि यहां से नंबर आएगा तो अल्टरनेट नंबर ही दे, क्योंकि आगे जो लॉजिक है आपने यही सोच कर लिखी होती है कि वहां से क्वांटिटी आए। तो अगर आपको इस तरह का करना है तो फिर उसको अलहदा से लिखना चाहिए, इफ QTY इज 0 तो फिर लिखो आउट ऑफ स्टॉक। लेकिन यहां से वो सेंस जो डेटा टाइप की वो आप लूज कर जाते हैं। आपने किसी फार्मूले में यूज किया होगा कि इसकी क्वांटिटी में इंक्रीज या प्राइस है 10% इंक्रीज कर दो ये, तो फिर वो नीचे अनडिफाइंड वहां पे एरर्स देना शुरू हो जाएगा, या आप स्ट्रिंग जो होगी, पर 0 इज अ सेफ, या कोई ऐसी वैल्यू जो उसी डेटा टाइप की हो, ये बेहतर। इसको इस सेंस में लेना चाहिए। क्लियर होगी बात? ओके अच्छा, अरे के साथ अगर हम देखें, अच्छा मुझे एक चीज बता दें कि यहां से यस, अगर मैं क्वांटिटी भी साथ प्रिंट करूं तो वो क्या प्रिंट होगी? क्या हमने यहाँ क्वांटिटी दे देते हैं 99, वी हैव गिवन द क्वांटिटी 99, और QTY में क्या आएगा 99। मैं ये इसकी एम्बिग्युइटी खत्म कर देता हूँ, मेरे क्वेश्चन में अभी ये है जी। यहाँ से मुझे बताएं, इसमें ये 99 है क्वांटिटी, यहाँ से मुझे बताएं कि आउटपुट क्या आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, और यहाँ पे से एरर देगा क्वांटिटी एंड QTY, क्वांटिटी में तो एरर देगा मेरे ख्याल से। दोनों पे 99 नहीं आना चाहिए। नहीं सर 99 ही आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो जब उसको ये वेरिएबल नहीं मिलेगा तो वो पिछले उसके उस पे जाएगा क्वांटिटी के ऊपर। यानी प्रोडक्ट में से उसने क्वांटिटी डिस्ट्रक्चर की, वो क्या आई 99, फिर उसको रीनेम करके क्या कर दिया QTY, तो दोनों में क्या होगा 99। ये जो 99 अनडिफाइंड, ये एरर कौन कह रहा था बंदा? सर मैं बिलाल। बिलाल बताएं जी, क्यों एरर आप समझ रहे हैं? क्योंकि सर क्वांटिटी जो सा वो तो प्रोडक्ट के अंदर डिफाइंड है, हमने तो उसको चेंज करके QTY कर दिया, तो QTY पे 99 आएगा, क्वांटिटी को तो जानते ही नहीं कि क्वांटिटी हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। बिलाल आर्ग्यू कर रहा है जी यहाँ पे एरर होगी, और उसने एक रीज़न भी उसकी बड़ी वैलिड दी है, और वो रीज़न उसकी मुझे लग रहा है सही है आप सबसे, ठीक है जी। उसकी रीज़न इज नॉट डिफाइंड। देखें आपने इसको जब इस तरह समझते गलत तरीके से ना फ्लो, तो आप गलत ही आपका ज़हन कन्विंस हो जाता है। आप क्या समझ रहे हैं, जैसे मैंने समझाया कि भाई प्रोडक्ट में से क्वांटिटी डिस्ट्रक्चर होगी और वो किसकी इक्वल हो जाएगी? अभी नहीं, अभी ये गलत है समझना। अगर ये 99 हो गई तो फिर तो क्वांटिटी भी 99 होनी चाहिए, QTY भी 99। यहां से वो एक ही वेरिएबल सिर्फ डिफाइन करता है, दो नहीं करता। एक वेरिएबल ही डिफाइन हो रहा है, दो नहीं हो रहा है। तो वो वेरिएबल क्वांटिटी को डिस्ट्रक्चर करता है लेकिन क्रिएट नहीं करता, अल्टीमेटली क्रिएट इस नाम से करता है और इससे इनिशियलाइज कर देता है। सो दिस इज नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। लेकिन ये समझना ज़्यादा ज़ाहिर लॉजिकल लगता है। अच्छा प्रोडक्ट में से क्वांटिटी आएगी 99, पहले तो यही आएगी, फिर वो QT बन जाएगी, तो वो डिलीट तो नहीं कहीं हो रही। मतलब समटाइम द थिंग सीम्स ऑब्वियस बट दे आर नॉट। समझ आ रही ना बात की? सर कोलन की जगह 3 इज इक्वल टू लिख सकते हैं।
3 इक्वल टू बेटा हमने कंपेयर नहीं कर रहे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कोई एक्सप्रेशन नहीं अलाउ होता कि आप यहाँ पे ये लिख सकें, या हम यहाँ पे कर सकें कि अगर ग्रेटर देन 80 है तब उसको QTY करो। नहीं, वो राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन होते हैं। ये भी कॉलन एक स्पेशल मीनिंग में आ रहा है कि रीनेमिंग सॉर्ट इज नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्सप्रेशन। क्लियर होगी जी बात? अच्छा, ये जो भी आपने कोड लिखा है तो ये इंटरेस्टिंग एक मुझे लगा कि शायद आप इस तरह ना समझ रहे हो, तो ये हमने एरर जो है वो यहाँ पे करवा के आपको बताया कि आप कॉन्सेप्ट सही तरह से देख लें। तो वी हैव डिस्कस्ड कि ऐसी प्रॉपर्टी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका अल्टरनेट दे दें, उसको रीनेम कर दें, दोनों को इकट्ठा कर दें, और रीनेम कर रहे हो तो सिर्फ अल्टीमेट जो फाइनल एंड पॉइंट है सिर्फ वो क्रिएट हो रहा है। हियर यू विल गेट एरर। ठीक है जी, ये आपने याद। ओके, ऑब्जेक्ट के अलावा मुश्किल तो नहीं डिस्ट्रक्टिंग का कॉन्सेप्ट? क्यों भाई, आसान ही है ना, वेरिएबल ही सिर्फ इनिशियलाइज हो रहे हैं। अगर अरे है 10 20 30 40 तो इसमें भी ये सारे आप यही सारी हरकतें उसमें भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लिखें लेट x, y। जब डी स्ट्रक्चर इस तरह से लिखते हैं, राइट हैंड आप लिखें जी अरे, राइट हैंड साइड पर अरे लिखें और लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए। इस अरे में से आपने एक्सट्रैक्ट करके वेरिएबल बनाने। दो तरीके हैं, एक है विदाउट डी स्ट्रक्चरिंग कि x मैं बनाऊं 0th इंडेक्स वाली वैल्यू ले लूं बेस करके इंडेक्स, एक ट्रेडिशनल सिंटेक्स है। y बनाऊं और इसको पहले 2 एलिमेंट्स पर बेस करें। दूसरा है कि इन दोनों को आप एक ही लाइन में लिख दें, तो काम तो बहरहाल वही है कि आप अरे लिखें और फिर आप कहें x और y दो वेरिएबल इसी में से ही बन रहे हैं। लेकिन अरे में से लेने हैं तो यहाँ फिर अरे का सिंटेक्स यूज करें। तो यहाँ पे नाम नहीं है क्योंकि अरे है ऑब्जेक्ट में बाय नेम, यानी की जो उसकी होती है, की से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, की या नेम, इसे प्रॉपर्टी नेम कहते हैं। यहाँ पे इंडेक्स है तो जो पहली वैल्यू है वो इसके पहले इंडेक्स से आएगी, यानी x किसके इक्वल होगा 10 के, जो दूसरी वैल्यू है वो दूसरे से, यानी इंडेक्स वाइज यहाँ पे तरतीब से आ जाएगा x, y। अगर दोनों को आप लिख के देखें तो यू विल सी 10 and 20। 0 1 नहीं आएगा? नहीं, वैल्यूज एक्सट्रैक्ट होंगे, इंडेक्सेस नहीं होंगे। इंडेक्स तो वरना हमेशा ही फिर 0 1 हर एक होता है। 0th इंडेक्स से जो वैल्यू है वो आएगी, 1 इंडेक्स से जो वैल्यू हो आएगी, वरना डिस्ट्रक्टिंग का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। हर एक का इंडेक्स तो 0 ही होता है। तो वी डोंट नीड इंडेक्सेस, वी नीड वैल्यूज। दैट्स व्हाई सिंटैक्स बनाया गया वैल्यू वहां से इनिशियलाइज। अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक दो ट्विस्ट और है इसमें। वैसे वो ये है कि अगर आप 10 और 30 एक्सट्रैक्ट करना चाहें कैसे करेंगे? कंसेक्टिव नहीं, नॉन कंसेक्टिव इंडिसेस। वहां तो नेम दे देते थे ना कि आईडी के बाद जरूरी नहीं प्राइस ही हो कंसेक्टिव, आईडी के बाद डायरेक्ट क्वांटिटी आ जाए, बाय नेम है ना। तो यहाँ इंडेक्स है, पोजीशन से ही चल रहा है आपने हमेशा। तो इसका तरीका ये है कि 10 और 30 के लिए 0 और कौन सा इंडेक्स है? 0 इंडेक्स पहला, फिर दूसरे को क्या करता है स्किप करता है, फिर उसके बाद वाले इंडेक्स को लेना। तो इसका लिखने का तरीका होता है x, फिर यहाँ पे एक खाली छोड़ दें ऐसे। इससे उसे पता चलता है कि यहाँ से पहला इंडेक्स x को, फिर दूसरा मिसिंग है उसको छोड़ दूं, फिर नेक्स्ट इंडेक्स y, तो यहाँ पे 10 और 30 आएगा। तो जितने कॉमे, या इसमें जरूरी नहीं स्पेस नहीं, आप इवन यू कैन राइट इन दिस। तो जो कॉमा है जो उसके बाद आपने वेरिएबल नहीं लिखा, तो ये आप इन द सेंस उसे बता रहे हैं कि मैं इसे स्किप कर दूं। एक और कॉमा लगाऊं तो क्या होगा? अगले इंडेक्स पे जो तो 10 और 40 आ। अगर पहला स्किप करना हो तो पहला लगा दे, पहला इंडेक्स वाली पोजीशन आपने खाली छोड़ दी है तो वो भी छोड़ देगा। तो ये 4 वैल्यूज 4 पे मैप हो, तो क्या क्या आएगा अभी? 20 40। ठीक है जी, व्हाट द पॉइंट?
मानवर अगर 40 चल रही है नेक्स्ट पे चला जाए तो क्या है वो अनडिफाइंड, वो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि अगर आप ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करते हैं जो नहीं एग्जिस्ट करता तो बाकी वैल्यूज दे देगा इवेंट बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया बेसिक। आप थोड़ा सा इसका एडवांस यूज देखते हैं। पैरामीटर रीस्ट्रक्चरिंग, नेस्टेड टाइप की रीस्ट्रक्चरिंग, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। नेस्टेड, एक सेकंड ज़रा दें मुझे जी। अच्छा जी, ओके। नेस्टेड जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसकी रीस्ट्रक्चरिंग काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको अंडरस्टैंड करना। इसी को कर लेते हैं हम यहाँ से। अगर हम ये देख लें कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल हो सकता है, लाइक रेड, ग्रीन और ब्लू। कोई प्रोडक्ट अक्सर डिफरेंट कलर्स और वेरिएशंस में अवेलेबल होती है ई कॉमर्स में। तो अब यहाँ पे अगर हम जो है कलर्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहें, लेट्स सपोज, ठीक है जी, आईडी और कलर्स, तो वी कैन राइट आईडी कॉमा कलर्स और फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। सो इफ यू प्रिंट आईडी कॉमा कलर्स, राइट, सो और साथ साथ प्रोडक्ट को भी अगर प्रिंट कर दें कंट्रोल डॉट लॉग में प्रोडक्ट, पहले इसे जो है वो देख लें, प्रोडक्ट सर प्रोडक्ट में आप ऐसे, हाँ जी। So we have here ID1 और ये कलर्स आ गए सेम, राइट। दोबारा से देख लें, इसमें काफ़ी क्लटर्स आ गए। फिर ID1 डी स्ट्रक्चर हो गया कलर। अच्छा, डी स्ट्रक्चरिंग का जो मेन पर्पस होता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वो यही होता है कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाएं बेस्ड ऑन अ प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे ये जो फील्ड है ये बेसिकली कंटेन्स द मेमोरी रेफरेंस, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली ये कलर सेपरेट नहीं बने। डीप कॉपी शैलो कॉपी के लेक्चर के बाद अब आपको बताना चाहिए, ये कलर्स में तो जब आईडी की वैल्यू असाइन हुई, लेकिन जब यहाँ से वैल्यू की तो इनफैक्ट यहाँ से मेमोरी रेफरेंस ही असाइन हो गया। तो अगर आप यहाँ पे जो कलर्स इंडिपेंडेंट है इसके ज़रूरत पे लेट्स सपोज येलो करेंगे तो वो दोनों में चेंज हो। अच्छा, आईडी को भी अगर 2 कर दें तो आप देखें आईडी 2 कर रहे हैं ऑब्जेक्ट में जो आईडी 1 है वो 1 ही रहेगा, जबकि कलर्स को अगर चेंज कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल में भी चेंज कर देगा। अगेन यहाँ वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये देखें आईडी 2 किया, ओरिजिनल में 1 ही रहा, जबकि कलर्स को चेंज करने से, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि जो डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं, अगर वो रेफरेंस फील्ड है तो रेफरेंस से जो आपको मिलनी है कॉपी, वो बेसिकली रेफरेंस की कॉपी होनी है, डाटा की कॉपी नहीं होनी। तो एक तो ये पॉइंट, अगर इस केस में वैसे आप डीप कॉपी करना चाहें डी स्ट्रक्चरिंग, तो कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन यू डी स्ट्रक्चर कि ये कलर्स इंडिपेंडेंट हो जाए इससे? तो एक तो आप ये कर सकते हैं कि इसके बाद जब आपने किया है डॉट 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 कलर्स कर लें, क्या ख्याल है? विल इट वर्क? कि आप जो है इसको कलर्स को जब निकालें तो सेपरेट कर लें, इसके अंदर सिंपल स्ट्रिंग्स ही है ना। अब देख लेते हैं वैसे, अब ये आपने येलो किया तो ये येलो नहीं हो। वैसे इसमें फिर डी स्ट्रक्चरिंग की बजाय बेहतर था अलहदा से ही कर लेते, या और क्या सलूशन हो सकता है इन दोनों लाइनों को एक ही पे अगर करना चाहें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम कॉपी करें कलर्स, लेकिन वो जो है वो कलर्स को, लेकिन ये कौन से कलर्स को डी स्ट्रक्चर करेगा? कलर्स को एक्सट्रैक्ट कर ले और इस
ये सिंटैक्स कोई सेंस बना रहा? क्यों भाई? यस, कलर्स को ही वो डिस्ट्रक्चर करें। इंटरेस्टिंग। बहरहाल जो है वो आपने इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी इसी की इनिशियलाइजेशन पे। तो दीज आर सम केसेस दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। इसके अलावा एक और जो सिनेरियो इसमें बनता है, एक तो डीप कॉपी शैलो कॉपी के हवाले से आपने करना। बेसिकली इसमें नेस्टिंग वाला तो कॉन्सेप्ट हमने ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेट ही नहीं किया। नेस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट डिफरेंट है वैसे इससे। लाइक अगर हम इसमें रख लें कोई जो है वो सप्लायर की इंफॉर्मेशन, किससे हम ये प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, सप्लायर का आईडी 1 है, सप्लायर का जो टाइटल है मे बी हम ये किसी जो है वो होल सेलर से ले रहे हैं, ठीक है जी। तो उसका एड्रेस है, सो यू हैव सम इंफॉर्मेशन आपके पास सेपरेट भी हो सकती है या नेस्टेड भी हो सकती है। सेलर ये कर लेना इसको भी सही। ओके, इसको होल सेलर है, एड्रेस है एंड सो। अगर आपने सिर्फ सप्लायर का नाम देखना है, ये मोबाइल होलसेलर है जी, सिर्फ ये टाइटल एक्सट्रैक्ट करना, नेस्टेड प्रॉपर्टी एक्सट्रैक्ट करनी है। सो आई विल राइट, अगर मैं इस तरह से लिख दूं टाइटल, इसको टाइटल की बजाय यहाँ पे कह लेते हैं कौन सी कंपनी है वो लिख लेते हैं, कंपनी नेम है या नेम। अगर मैं इस कंपनी को डिस्ट्रक्चर करना चाहूँ कि कौन सी कंपनी है जिससे हम ये मान लेते हैं, कैसे लिखेंगे? अगर मैं प्रोडक्ट लिख दूँ विल इट वर्क? अगर मैं कंपनी को अब लिखूँ यहाँ पे, विल इट वर्क? क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर कोई कंपनी डायरेक्ट फील्ड नहीं है, आईडी, टाइटल, प्राइस, इज अवेल और सप्लायर है। तो अब यहाँ से इसका तरीका ये होता है, पहले हम देख लेते हैं ये क्या आएगा जी। यहाँ पे अनडिफाइंड कि वो एग्जिस्ट नहीं कर, डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं। तो यू कैन डिस्ट्रक्चर सप्लायर डॉट कंपनी अगर आप करेंगे तो कंपनी तो पूरा सप्लायर आ जाएगा ना, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वो तो रीनेम कर रहे हैं आप। तो इसका तरीका ये है कि सप्लायर कॉलन, फिर ये सप्लायर क्या है, ऑब्जेक्ट, आगे फर्दर नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग करें इसमें से कंपनी। जिस तरह ये करली ब्रेसेस लगा के डिस्ट्रक्चरिंग की है, इस तरह जिसे डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो कॉलन लगा के फर्दर डिस्ट्रक्चर उसको कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कंपनी नेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे तो अब एड्रेस जो है वो होलसेलर का आएगा। यहाँ पे नीचे हम एड्रेस अब कर देते हैं, ओके। तो नेस्टेड फील्ड को अगर इसमें फर्दर कोई होता तो फर्दर आप इसको नेस्ट कर सकते हैं, तो जितने लेवल तक मर्जी आप इसको ले जा सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स डेटा है तो उसकी इस तरह से थोड़ी सी मुश्किल है डिस्ट्रक्चरिंग को समझना। अगर वो रेफरेंस फील्ड है तो जो है आप एक में चेंज करेंगे, ओरिजिनल में चेंज आ जाएगी। अगेन वही डीप कॉपी या शैलो कॉपी, मेमोरी टाइप, रेफरेंस टाइप, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हर जगह आपके यूज हो जाते हैं। अच्छा सर, अगर सप्लायर के अंदर एरे हो, जैसे 2-4 सप्लायर्स हैं हमारे, तो एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स आ रही है उनकी डिटेल्स, तो इनको पिक करने का क्या तरीका होगा? देखें, आमतौर पे डिस्ट्रक्चरिंग डायरेक्ट या एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट पे करते हैं, फिर तो आपको ये तो एक लिहाज से शॉर्टकट ही है ना, ये शॉर्टकट फिर अपनाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर करना चाहे तो इसी तरह आप आगे अरे में कर सकते हैं। लेकिन वो अरे अगर ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं तो जाहिर बात किसी एक इंडेक्स को लेना है, यानी ये लूप नहीं है, इसमें लूप नहीं, लूप का कॉन्सेप्ट नहीं है, इफ एल्स का। अच्छा जी, इसी तरह से
जो है वो आपके पास फंक्शंस में भी हो सकता है। अगर आपने एक फंक्शन बनाया है f और उसमें एक प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, लेट्स सपोज मेरे पास यही एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट लिया मैंने, दो कॉन्सेप्ट और देख लिया, और इसकी मैं प्राइस प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है जी, या जो भी लॉजिक है मैंने सिर्फ प्राइस पे लिखी हुई है। तो प्रोडक्ट डॉट प्राइस, अब यहाँ पे इस f को अगर आप कॉल करें और प्रोडक्ट पास करें तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 50,000। इस f फंक्शन का सिर्फ प्राइस से ही ताल्लुक है, लेकिन एक्सेस इसको सारे डेटा की है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, कि आप एक फंक्शन को उतना ही वेरिएबल्स एक्सपोज करें जो उससे रिलेटेड है, अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। यानी ये फंक्शन चाहे तो आईडी भी चेंज कर सकता है, प्राइस भी, हर चीज़ भी, हालांकि ये बनाया आपने इसलिए है कि प्राइस के लिए। तो फिर आइडियली ये होता है जब प्रोडक्ट पास की तो ये सिर्फ प्रोडक्ट में से प्राइस एक्सट्रैक्ट करके आगे प्रोसेस करे ताकि बाकी इसके स्कोप में ही ना रहे, तो एक्सीडेंटली भी एक्सेस करना या चेंज करने की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाए। तो आप यहाँ पे पैरामीटर में जो पास करें, यहाँ पे प्राइस लिखें, कर्ली ब्रेस, यू पास द ऑब्जेक्ट एंड एक्सट्रैक्ट द प्राइस, एंड और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट नहीं रहा, डायरेक्ट वो वेरिएबल प्राइस बन गया। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज पैरामीटर डिस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे एक तो सिंटेक्स ज़रा प्रॉपर बन गया कि प्राइस आप जस्ट लाइक अ वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो ले आप ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है इससे लेना। अच्छा, इसी तरह से ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास रिटर्न टाइप डिस्ट्रक्चरिंग हो, कि आपके पास एक फंक्शन है जो बेसिकली पैरामीटर दिस टाइम ले नहीं रहा, बल्कि यहाँ से रिटर्न कर रहा है। ऊपर जो प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट है ये हम इसको अगर कर दें, इसके अंदर ही कोई ऑब्जेक्ट है और ये इसने डिक्लेयर किया, लोग ग्लोबल तो वैसे ही एक्सेस होती है, तो ये यहाँ से रिटर्न कर रहा है प्रोडक्ट। तो अब जो कॉल करेगा इसे, कॉलर जो आंसर f को कॉल करेगा, ही विल गेट एन ऑब्जेक्ट, और अगर मैंने प्राइस प्रिंट करनी है तो मैं आंसर डॉट प्राइस लिखूंगा। आई हैव एक्सेस टू एवरी प्रॉपर्टी ऑल्दो आई नीड ओनली प्राइस। तो यहाँ भी जो है आप देखें जो रिटर्न हो रहा है यहाँ से, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो रहा है। तो आप यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर लें इसकी रिटर्न टाइप को, सिर्फ प्राइस ले लें, तो आप यहाँ से प्राइस वेरिएबल में, सो इस तरह के फंक्शन कॉल आप, तो दिस इज व्हाट वी कॉल रिटर्न टाइप डिस्ट्रक्चर। अब ये 50,000, तो फंक्शन की रिटर्न टाइप को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, पैरामीटर्स को कर सकते हैं, डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट कर सकते हैं, नेस्टेड को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, रेफरेंस को डिस्ट्रक्चर करना, एंड सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल पॉसिबल केसेस ऑफ डिस्ट्रक्चर। ठीक है जी। अच्छा, एक दो चीज़ें स्टिल रह गई डिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से, although we have discussed so many things, और वो है आप जब डिस्ट्रक्चर करते हैं एक ऑब्जेक्ट को, तो आप उसमें से यूँ कह लें कि कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लाइक मैंने आईडी ले लिया और उसकी प्राइस ले ली, फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, ठीक है जी। अब मैं कंट्रोल डॉट लॉग में आईडी और प्राइस को प्रिंट कर रहा हूं, राइट, दैट वी हैव सीन ऑलरेडी। व्हाट अबाउट अदर्स, टाइटल और बाकी सारी, तो जो बाकी बच गई अगर उनका एक इकट्ठा ग्रुप बनाना है तो आप कॉमा लगा के डॉट 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 अदर्स लिख दें। तो ये अदर्स क्या होगा, कंट्रोल डॉट लॉग में अदर्स में जिस तरह नाम इसका बता रहा है, अदर देन आईडी एंड प्राइस बाकी सारी आ जाएंगी।
तो वो एक सब ऑब्जेक्ट बन गया जिसमें से आईडी और प्राइस निकल गई, बाकी अदर प्रॉपर्टीज का एक अलहदा जो आप छोड़ रहे हैं उसका ग्रुप। आमतौर पे इसको अदर्स की बजाय रेस्ट का वर्ड लिखा जाता है, और बाद लोगों ने राटी लिया होता है कि रेस्ट है। रेस्ट लिखना जरूरी नहीं, वो इंग्लिश का वर्ड है रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज, बाकी बच जाने वाले। तो ये जो डॉट डॉट है राइट हैंड साइड पे यूज हो तो कॉपी करता है, स्प्रेड ऑपरेटर है। लेफ्ट हैंड साइड में डीस्ट्रक्चरिंग में यूज हो तो एज अ रेस्ट ऑपरेटर है। सिंबल एक ही है, डीस्ट्रक्चरिंग एंड रेस्ट, यानी है ये वही डॉट 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 ही सिंबल, लेकिन अगर डीस्ट्रक्चरिंग के साथ यूज कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये क्या कहलाता है, रेस्ट ऑपरेटर। और राइट साइड पे कर रहे हैं वो पता है डीप कॉपी के लिए, कॉपी करने के लिए, वन लेवल डीप कॉपी जो है वो, उसके लिए आपके पास जो है ये उसको तो बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। डॉट 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 इज अ स्प्रेड ऑपरेटर। तो वो अगर कोई भी आप अरे ले लें तो यहाँ से कॉपी करें, ठीक है जी। सो यू ऑलरेडी नो कि जो मैं P लिखूँगा डॉट 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 प्रोडक्ट करूँगा तो यहाँ पे वन लेवल कॉपी बन जाएगी। P विल बी कॉपी ऑफ द ओरिजिनल प्रोडक्ट, लेकिन अगर रेफरेंसेस हैं तो वो नेस्टेड होंगे जी। प्रोडक्ट नीचे भी कहीं अनकमेंट होने वाली रहती है, ठीक है जी। नीचे भी शायद कुछ लाइंस हैं जो हमने कमेंट किए हैं, वो इंटरफेयर कर रही हैं। P इज़ अ कॉपी दैट यू हैव ऑलरेडी सीन डीप कॉपी के हवाले से। और डीप कॉपी में भी अब ये जो नेस्टेड फील्ड है रेफरेंस है तो उसका भी जो है वो यू कैन डू दिस, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट में यूज़ होते हैं। जिन्होंने रिएक्ट थोड़ी सी खुद पढ़ी है, प्रॉप्स की डीस्ट्रक्चरिंग वगैरह हम बार बार करते हैं। किसी ने पढ़ा है रिएक्ट को खुद से थोड़ा सा, तो प्रॉप्स को अक्सर डीस्ट्रक्चर कर दिया जाता है, इट्स अ वेरी कॉमन पैटर्न। अच्छा, रेस्ट ऑपरेटर के थ्रू आप सम टाइम डिलीट का भी काम ले लेते हैं। रेस्ट टू डिलीट आ प्रॉपर्टी, ये भी एक इंटरेस्टिंग इसका यूज केस है। ये आखिरी यूज केस देख लें फिर इसको एंड करते हैं, न्यू टॉपिक पे शुरू करेंगे। अगर आपने इसमें से इज अवेल को डिलीट करना है तो रेस्ट ऑपरेटर के थ्रू आप कर सकते हैं कि लाइक आप यहाँ पे इज अवेल को डीस्ट्रक्चर करें और डॉट 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 रेस्ट लिख दें प्रोडक्ट। इवन आप इज अवेल और प्राइस दोनों को डिलीट कर दें, तो ऐसे आप एक लॉजिक बना सकते हैं। अब रेस्ट जो होगा, रेस्ट ऑब्जेक्ट होगा, यूँ समझ लें कि इसी से एक नया ऑब्जेक्ट बन गया जिसमें ये दोनों डिलीट हो गए। इसके बाद आप इग्नोर कर दें इन्हें, ये भी निकल गया, ये दोनों निकल गए। तो रेस्ट में इन दोनों के अलावा आ गए। बाज़ का लोग इसको डिलीट करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, तो कोई सिलेक्टिव प्रॉपर्टीज डिलीट की और रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज को उसमें से ले लिया। तो डीस्ट्रक्चरिंग एंड रेस्ट को जो है वो यू कैन यूज़ के ये ऑपरेटर है जिसमें से यही ऑब्जेक्ट है ना, जिसमें से प्राइस और इज अवेल निकल गया, सिर्फ आईडी टाइटल और सप्लायर है, आपने ये दो डिलीट कर या टेम्परेरी कर सकते हैं। सो यू गॉट न्यू प्रॉपर्टीज, रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज, लेकिन जहाँ पे रेफरेंस है उसके क्या मीनिंग है, वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप, ये कॉन्सेप्ट तो फंडामेंटल है। अगर वैल्यू टाइप पे और रूल है उसकी और सेंस बनती है, रेफरेंस टाइप की और सेंस बनती है, उसका हमेशा ही आपने ख्याल रखना है कि ये जो रेस्ट में सप्लायर होगा इसने ओरिजिनल का रेफरेंस ही कॉपी लिया होगा, ये अब आपको पता होना चाहिए। जबकि आईडी वगैरह जो है टाइटल ये प्रीमिटिव्स हैं। तो मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम भी कि जो वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप वगैरह है, डीप कॉपी, शैलो कॉपी वगैरह, ये कॉन्सेप्ट तो हर जगह ही आपके यूज़ होने हैं।
वरना आपको पता ही नहीं कि आप इसमें रेस्ट में क्या ले रहे हैं। आप समझ रहे होंगे कि ये भी प्रॉपर एक, जिस तरह ये अलग-अलग इंडिपेंडेंट बनते हैं, ये भी शायद इसी तरह बन रहा होगा। तो यस भी आंसर, नो भी है। यस इस सेंस में कि यस आईडी अलहदा है, टाइटल अलहदा है, लेकिन नो इसलिए कि इसके अंदर एक रेफरेंस था। ओके, अगर सप्लायर में चेंज करेंगे, चाहे रेस्ट से करें या ओरिजिनल में, दोनों में चेंज आ जाएगी, जबकि आईडी और टाइटल इंडिपेंडेंट। तो ये वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप का कॉन्सेप्ट इसलिए मैं समझता हूँ इतना फंडामेंटल है कि आप आगे एडवांस और नेस्टेड स्ट्रक्चर्स को जब मैनिपुलेट कर रहे हैं, इफ़ यू इग्नोर के मैं वैल्यू कहाँ है, रेफरेंस कहाँ है, तो बड़े अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते हैं। सर एक सवाल है, जी ये जी जो रेस्ट है स्प्रेड ऑपरेटर के बाद, अगर यही चीज हमने किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई और डेटा यूज निकालना है तो उसके अंदर से हमने रेस्ट यूज किया, तो क्या हम इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं जी, बिल्कुल। आप उसके बाद आपने एक न्यू ओबीजे बना लिया और फिर इवन रेस्ट पे या रेस्ट को भी डॉट 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 कर लिया, बिल्कुल जैसे मर्जी यूज करें, वो एक ऑब्जेक्ट ही है, बिल्कुल कर सकते हैं। या खाली असाइन करें, बिल्कुल जैसे ठीक है। जैसे मर्जी इसको यूज करें, जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया। लेकिन इसकी ये डिलीट करने वाली प्रॉपर्टी काफ़ी हमें अक्सर जगह इफेक्टिव रह जाती है कि आपसे कहूँ कि ये और चुन चुन के ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ठीक है सर, यही चीज। तो अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे लास्ट जावास्क्रिप्ट पे, कोशिश करेंगे बाकी जो टॉपिक्स